बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर मगर का खेल खत्म हुआ और तमाम क्यासाराइयाँ, तमाम साजिशें, तमाम कोशिशें, तमाम धमकियाँ, सब कुछ बर्बाद हो गया और बिल आखिर इमरान खान के नामजद सुहेल आफरीदी वज़ीर आला केपीके बन चुके हैं। केपीके के बाकायदा तौर पे वो वज़ीर आला का इंतखाब जीतने के बाद इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनकी तकरीब हलफ बर्दारी जो है वो जारी है। अब से 35 मिनट पहले पेशावर हाई कोर्ट ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई लुत्फुर रहमान की दरखास्त को जूते की नोक पर रखा है, उस दरखास्त को रद्दी की टोकरी में डाला है और मौलाना फजलुर रहमान के तमाम मंसूबे खाक में मिल गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो इस निज़ाम का खुफिया एसेट है, खुफिया असासा है, जिनको जब इस निज़ाम ने इस्तेमाल करना होता है तो वो ओपनली इस निज़ाम की फेवर में आ जाते हैं और फिर वो बाद में जब उस मौके पे किसी अहम मौके पे इस्तेमाल हो जाते हैं तो उससे पहले भी और उसके बाद भी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी होते हैं, वो एंटी गवर्नमेंट भी होते हैं, वो एंटी स्टेटस को भी होते हैं, वो सब कुछ होते हैं। लेकिन उस वक्त से पहले और उस वक्त के बाद जब उनकी सिस्टम को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आप देख लीजिए मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह से इस सारे खेल में इस्तेमाल हुए हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत को गंदा किया है। और अगर एक गैर मजहबी जमात, अगर एक सेकुलर जमात, अगर एक लिबरल जमात, अगर एक सिर्फ सियासी जमात जो है वो इस तरह से इस्तेमाल हो तो कोई हर्ज नहीं है, वो सियासी जमातें इस्तेमाल होती रहती हैं और उस पर तनकीद आप कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी जमात जो खुद को उलमा की जमात कहे, एक ऐसी जमात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले, एक ऐसी जमात जो अल्लाह का नाम ले, एक ऐसी जमात जो कहे कि हम उलमा की जमात है, जो एक मजहबी जमात है, जो दीन का नाम ले, जो शरीयत का नाम ले, उस जमात की जानिब से इस तरह से इस्तेमाल होना मेरा ख्याल है कि बहुत ही तकलीफ और अफसोसनाक है। अब आप बताएं ना कि तनकीद करते हुए भी बंदे को एम्बेरसमेंट होती है कि क्योंकि उनका जो एक फेस है उनकी जमात का वो मजहबी जमात है और वो दावे बड़े बड़े करते हैं और आप किस भोंडे अंदाज से आप इस्तेमाल हुए, किस तरह से आप इस्तेमाल हुए, फिर क्या मिला आपको? 100 जूते 100 प्याज, खाक में मिल गया आपके सारे मंसूबे, पर बर्बाद हो गया आपका सारा प्लान, आपकी सारी कोशिशें और काविशें बर्बाद हो गई। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को सोचना चाहिए कि और आपने कितनी बार इस्तेमाल होना है, इस निजाम के हाथों आपने कितनी बार इस्तेमाल होना है। एक बात जहन में रखिए, जहां हम काजी फाइज ईसा का नाम लेते हैं कि पाकिस्तान आज जो पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी है, जो आज पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, उसका जिम्मेदार जहां हम काजी फाइज ईसा जैसे घटिया, नीच, मकरूह, गलीज इंसान को समझते हैं, वहीं ये बात भी याद रखिए कि आज मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ नेगेटिव हो रहा है, उसमें अगर एक बड़ा किरदार है तो वो मौलाना फजलुर रहमान का भी किरदार है। क्यों? अगर मौलाना फजलुर रहमान 26 यानी तरमीम में वोट ना देते तो 26 यानी तरमीम नहीं हो सकती थी और 26 यानी तरमीम ना होती तो जस्टिस याहिया खान आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन सकते थे और जस्टिस याहिया खान आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना बनते तो जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने मेरिट पे बनना था, वो बन जाते तो हालात शायद आज ये ना होते, अदालतें इस तरह से गैर मौसर ना हो चुकी होती। 26 यानी तरमीम के बाद आप देखिए क्या हुआ, जो कुछ आलिया नीलम साहबा कर रही हैं आपके सामने है। उधर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी दूसरे नंबर वाले जज को चीफ जस्टिस लगा दिया गया, इधर आईनी बेंच बना दिया गया, आईनी बेंच में हाजी अमीनुद्दीन को बिठा दिया गया, उसमें मोहम्मद अली मदद साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब को बिठा दिया गया और जो कुछ हुआ 26 यानी तरमीम के बाद जस्टिस डोगर को लाया गया, जस्टिस याहिया अफरीदी की मदद से जस्टिस डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से 15 नंबर से उठा के लाया गया और चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट बनवा दिया गया। तो ये बात जहन में रखिए कि आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसमें पूरे शरीक जो है वो मौलाना फजलुर रहमान है। उनकी वो इस निज़ाम के अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको जो है वो मुखालिफ टीम में रखा हुआ है। जैसे कई बार आप देखते हैं ना कि कोई बॉलर जो है वो ऐसी बॉलिंग करा रहा हो कि उसको छक्के पड़ रहे हो तो कहा जाता है कि यार ये इस तरफ से खेल रहा है या उस तरफ से खेल रहा है। तो मौलाना फजलुर रहमान मुखालिफ टीम के वो खिलाड़ी हैं जो इस निज़ाम की तरफ से खेलते हैं हर मौके के ऊपर। देखें जब इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को नामजद किया तो उसके बाद साजिश उसी वक्त शुरू हो गई, उसी वक्त आपके सामने जो कुछ होता रहा। लेकिन पहले तो यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ के 22 MPs जो हैं उन्होंने बैन हल्फी कहीं और लिख कर दिए हुए हैं, फिर कहा गया 35 लिख कर दिए हुए हैं। लेकिन पहली तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की फतह उस वक्त हुई जब तहरीक इंसाफ के 90 MPs ने जो है वो वोट डाल दिया और सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनवा दिया। उसके बाद दूसरी फतह कब हुई? जब वो पेशावर हाई कोर्ट गए और पेशावर हाई कोर्ट में ये गए सलमान नाजा साहब वकील थे, उन्होंने गरेजदार जबरदस्त आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने ऐसे दलाइल दिए कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, जस्टिस अतीक शाह साहब, उन्होंने एक बड़ा फैसला दिया और उन्होंने कहा कि आज यानी बुध के दिन 4 बजे तक गवर्नर सिंध जो है वो हलफ लें सुहेल आफरीदी से और अगर वो ना लें तो उसके बाद जो बाबर सलीम सवाती हैं जो स्पीकर हैं केपीके असेंबली के, वो सुहेल आफरीदी से हलफ लें। लेकिन फिर 100 जूते और 100 प्याज वो जो फैसल करीम कुंडी जो भाग गए थे पेशावर से, जब इस्तीफा पहुंचा अली मीन गंडापुर का तो वो भाग गए पेशावर से और इस्लामाबाद में आगे छुप कर बैठ गए, फिर इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए और वहां पे फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब देखा कि अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया और कोई और रास्ता नहीं बचा तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ड्रामा किया कि जाएं आपको जहाज देते हैं वज़ीर आला सिंध और आप जाएं और आप जाके अपना आईनी किरदार अदा करें। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बचा था, वरना 3 साल से ये पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, जिस तरह से ये इस निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं वो इंतहाई शर्मनाक है। और फिर
आज मौलाना फजल रहमान के भाई की जो एक पिटीशन थी वो लगी हुई थी, जिसमें उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से कहा कि सुहेल आफरीदी को हलफ लेने से रोका जाए, और दूसरा उन्होंने कहा कि उनका इलेक्शन भी दुरुस्त नहीं हुआ, उसको कलअदम किया जाए। आज भी सलमान राजा साहब ने बड़े जानदार दलाइल दिए, फैसला महफूज हुआ। 35 मिनट पहले अदालत ने वो महफूज फैसला जस्टिस अरशद ने सुनाते हुए और जस्टिस वकार ने सुनाते हुए मौलाना फजल रहमान के भाई लुत्फ रहमान की पिटीशन को मुस्तरद कर दिया। ये है मौलाना, वो बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने शौकत बसरा ने कि आज मौलाना फजल रहमान के चेहरे पे पड़ा हुआ आखिरी नकाब भी उतर गया है। अब मौलाना फजल रहमान को चाहिए कि वो मिल जाए, सिस्टम ओपनली मिल जाए। अब आप साबित हो गया कि आप इस सिस्टम के खुफिया एसेट हैं। आप बलोचिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स बिल आपकी मदद से पास होता है, और फिर कल मौलाना फजल रहमान साहब, आपको पता है कि क्यों ये इनके भाई लुत्फ रहमान किसके कहने पे और कैसे गए पेशावर कोर्ट में, और उनके बेटे उधर जाके एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बना रहे हैं बलोचिस्तान में। तो खुदा का खौफ करें, आप इस निजाम का हिस्सा थे, आप इस निजाम का हिस्सा हैं, आप इस निजाम का हिस्सा रहेंगे। वजह आपके वजीरों की फाइलें हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, राना सनौल्लाह कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान के जो वजीर थे इनकी जमात के पीडीएम के दौर में, उन्होंने हर दिन इतना पैसा लूटा कि जैसे वो उस हुकूमत का आखिरी दिन हो। अब इमरान खान को, जेल बैठे हुए इमरान खान को, यह बड़ी फतह मिली है कि इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को नामजद किया, और कोई नहीं उस वक्त मानता था। सच्ची बात है कि बिल्कुल ये नहीं लगता था कि सुहेल आफरीदी बन पाएंगे, क्योंकि साजिशें सिर्फ बैरूनी नहीं थी, तहरीक इंसाफ के अंदर से भी चंद साजिशी थे, जिन साजिशियों ने ये पहले इमरान खान के पास गए कि जी आप अली अमीन गंडापुर साहब को कंटिन्यू करने दें। फिर ये कहा गया कि अच्छा अली अमीन गंडापुर को कंटिन्यू नहीं करने देना तो सुहेल आफरीदी का नाम वापस ले ले। फिर अंदरूनी मीटिंग्स में पहले डराया गया कि 35 हमारे लोग हैं जिन्होंने बैन हल्फी कहीं और लिख दिए हुए हैं। लेकिन जब सलमान अकरम राजा पेशावर पहुंचे तो फिर वहां से कहानी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हर चीज ओके है, कोई मसला नहीं है, हम ये अब कर गुजरेंगे जो हमें करना चाहिए, जो आइन हमें कहता है। उन्होंने जाके कहा कि आप इलेक्शन करवाएं, पूरा प्रोसेस करवाएं। उन्होंने दोबारा इस्तीफा, हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा मंगवाया अली अमीन गंडापुर साहब का। अली अमीन गंडापुर साहब ने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा दिया, वो गया। फिर उन्होंने ये सारी प्लानिंग कानूनी तौर पर उनकी थी। बैरिस्टर गौर साहब तो फरमाते थे कि नहीं नहीं, हमें वेट करना चाहिए, बुध को अली अमीन गंडापुर पहले जाएं गवर्नर के पास, वो करे और फिर ये करे वो करे। लेकिन जिस बंदे ने स्टैंड लिया वो सलमान अकरम राजा हैं। तो अब इमरान खान के सुहेल आफरीदी वज़ीर आला केपीके बन चुके हैं, और अब आज से उनका इम्तिहान शुरू हो गया है। उन्होंने जो बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की हैं, मैं खुद उस वक्त जब सुहेल आफरीदी वहां पे जब उनका इंतखाब हो रहा था, तो मैं उस वक्त केपी के असेंबली के अंदर मौजूद था। केपी के असेंबली के अंदर जो माहौल था उसको अल्फाज में बयान करना बड़ा मुश्किल है। सुहेल आफरीदी के लिए जिस तरह से वहां पे नारे लगे, और उधर जो पीटीआई के वर्कर्स आए हुए थे वो बार बार सुहेल आफरीदी से मुतालबा कर रहे थे कि चलो चलो अडियाला चलो। वो सुहेल आफरीदी को ये यकीन दिला रहे थे। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां पे जो अक्सरियत थी वो यूथ की थी, वो स्टूडेंट्स की थी, वो नौजवानों की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहेल आफरीदी का नाम इमरान खान ने जब से दिया है उसके बाद से पूरे केपीके के अंदर एक चार्ज माहौल है। और एक चीज और आपको मैं बताऊं कि हमारी वहां पे जो कबायली नौजवान हैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हमें ये बात बताई कि सुहेल आफरीदी को जब इमरान खान ने नामजद किया तो कबायली इलाकों से एक भी इख्लाफी आवाज सामने नहीं आई। कबायली इलाकों में उनको उन्होंने कहा कि नमक में आटे में नमक के बराबर हैं बाकी जमातों की सपोर्ट पीटीआई के अलावा, लेकिन जो है भी, चाहे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, नून लीग से है, जेयूएफ से है, उनमें से भी किसी ने सुहेल आफरीदी के नाम पे एतराज नहीं किया। इससे बड़ी दलील क्या है कि केपीके की अपोजिशन जमातें सुहेल आफरीदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बयान कर सकी। मौलाना फजल रहमान इस सारी साजिश का हिस्सा थे। इसमें एक नहीं, इसमें दो बड़ी फतवात इमरान खान ने हासिल की हैं। एक, इमरान खान ने फतह ये हासिल की कि इमरान खान ने अपने सुहेल आफरीदी, अपने नौजवान खिलाड़ी को वज़ीर आला बनवा लिया, और जैसे इमरान खान ने कहा कि खुल के खेलो। और इसी तरह से दूसरा जो इमरान खान ने काम किया वो फाइनली अगर मगर खत्म हो गया है कि मौलाना फजल रहमान अब फ्यूचर के लिए उनकी सियासत खत्म हो गई है, अवामी सियासत उनकी खत्म हो गई है। हाँ, वो फॉर्म 47 पे आइंदा उनको कोई सीटें दे दी जाए तो दे दी जाए, लेकिन केपीके के वालों को पता चल गया है कि वो नौजवान जो आम वर्कर था, बड़ी चीजें हमें उनके साथियों ने बताई जो उनके इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ थे, कि उनको जब टिकट मिला उनके पास कैंपेन चलाने के पैसे नहीं थे, पैसे इकट्ठे किए गए, जैसे वो आप चंदा इकट्ठा करते हैं इस तरह से पैसे इकट्ठे किए गए। और एक ऐसा नौजवान जिसको तस्वुर नहीं था कि कभी वो वज़ीर आला बनेगा, इमरान खान का ही ये खासा है कि इमरान खान ने एक उस वर्कर को, जो वर्कर जिसके टोटल 5.5-6 लाख के एसेट्स हैं, जिसके पास अपना घर नहीं है, जिसके प्लाजे नहीं है, जिसके पास अरबों रुपए नहीं है, जिसके पास करोड़ों रुपए नहीं है, उसको इमरान खान ने वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठा दिया है। ये पूरे सिर्फ केपीके नहीं, पूरे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक उम्मीद है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो कल को आप किसी भी सूबे की सबसे टॉप पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। एक तरफ पंजाब है, मरियम नवाज, तारुफ क्या है, नवाज शरीफ की बेटी, कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई चीज नहीं है, सिर्फ यह है कि नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से अपनी एमपी की सीट हार गई थी मैच शराफत से, उसके बावजूद उनको जो है वज़ीर आला बना दिया गया। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी है जो स्टूडेंट लाइफ में आया, जो आईएसएफ में रहा, जो यूथ में रहा, जो पहली बार एमपी बना। सिर्फ उसकी एक ही इमरान खान ने चीज देखी, और वो है उसका इखलास, उसकी कमिटमेंट अपने लोगों के साथ, केपीके के लोगों के साथ, पाकिस्तान के साथ, आइन के साथ, और
इमरान खान के साथ। इन तमाम चीज़ों की वजह से इमरान खान ने उसको नामजद किया। मेरा ये ख्याल है कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन दिनों में से एक दिन है कि एक आम सियासी वर्कर आज एक सूबे का वज़ीर आला बन गया है। ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक बड़ा पैगाम है कि अब इस मुल्क में बड़ी तब्दीली आ रही है। इमरान खान ने इस मुल्क में पिछले 3 साढ़े 3 साल में बड़ी चीज़ें तब्दील कर दी हैं, बड़ी चीज़ें तब्दील कर दी हैं। ऐसी अगर कभी इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, बहुत से इसके ऊपर बहुत रिसर्च होगी, बहुत कुछ लिखा जाएगा आज से 8-10 साल बाद के इस दौरान इमरान खान ने कौन-कौन सी चीज़ें तब्दील कर दी। अगर आप सिर्फ 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर कभी कोई रिसर्च करें कि जिन खानदानों की 40-40, 50-50 साल से सियासत दी, 8 फरवरी के इंतखाबात में उन 40-50 साल से 40-40, 50-50 साल से सियासत करने वाले खानदानों की सियासत दफन हो गई, हमेशा के लिए दफन हो गई। सिर्फ आप लियाकतपुर खानपुर वाला जो एरिया है, वहां से जो साइमा कमल है, साइमा कमल के ऊपर अगर आप स्टडी कर लें कि कैसे उन्होंने ये खुसरो बख्तियार का जो भाई था, जो वजीर खजाना थे पंजाब में, उनको जो उन्होंने शिकस्त दी, सिर्फ उसके ऊपर अगर आप रिसर्च कर लें तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान की एक आम सी वर्कर जिसको इसलिए टिकट मिल गया कि यार यहाँ और कोई है नहीं इलेक्शन लड़ने वाला, साइमा चले पुरानी वर्कर है और ग्रास रूट लेवल की वर्कर है और बिल्कुल आम सी वर्कर, इसको दे देते हैं टिकट। और कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि साइमा कमल जो है वो हाशिम जमा बख्त को हरा देगी, वो खुसरो बख्तियार के भाई को हरा देगी, वो उस खानदान को हरा देगी जिनको हराना नाकाबिले तस्वुर समझा जाता था, नाकाबिले यकीन समझा जाता था। और उनके मैं कई बार ये अर्ज करता हूँ कि कभी आप 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर, अभी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती, जब पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे बनेंगे कि इंटरव्यूज़ हो सकेंगे उन नौजवानों के जिन्होंने उस 8 फरवरी के इंतखाबात की कैंपेन का हिस्सा रहे, जिनका कोई मफाद नहीं था इमरान खान के साथ, सिवाय इसके कि वो इमरान खान को पाकिस्तान के लिए बेहतर समझते हैं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर समझते हैं। तो इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी कि किस तरह से हुआ। साइमा कमल के मैंने जिक्र किया, उनका वो जिस दिन पहले दिन गई तो उनको पता ही नहीं था कि वो हल्का वो उस जगह से वो इलेक्शन लड़ी जहां पे उनका घर भी नहीं है। उनको ये भी नहीं पता था कि उनका हल्का कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है। जब पहले दिन गई तो किसी और जगह चली गई, उन्होंने कहा तो आपका हल्का ही नहीं है, यहाँ से तो आप इलेक्शन आप लड़ ही नहीं रही। तो इस तरह से तो वो जब गई और जिस तरह से लोगों ने वेलकम किया, मैं खुद एक बार जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे तो बैरिस्टर तैमूर मलिक के साथ मैंने कुछ दोस्तों को मिलना था, वो उस वक्त बैरिस्टर तैमूर मलिक के साथ थे। तो मैं जब मुल्तान वहां पे गया जहां पे वो कैंपेन कर रहे थे, तो एक गांव में वो गए और हमारी गाड़ी भी साथ थी। मैंने खुद उस वक्त देखा कि हर घर से लोग, गांव के हर घर से लोग निकलते थे, आके उनकी गाड़ी को चूम रहे हैं और सब उनको कह रहे हैं कि आप प्लीज 1 मिनट के लिए बस हमारे घर आ जाएं, 1 मिनट के लिए हमारे डेरे पे आ जाएं, 1 मिनट के लिए हमारी बैठक पर आ जाएं। और क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या नौजवान, पूरा गांव उनके लिए जो है वो खड़ा था वहां पे और उनके लिए उनके जो जज्बात थे वो दीदनी थे। लोगों की आंखों में एक उम्मीद थी, चमक थी, इस तरह से लोग खड़े हुए थे। तो बहरहाल जी, बड़ा दिन है पाकिस्तान की तारीख, पूरी पाकिस्तानी तारीख के बड़े दिनों में से एक दिन है कि जब एक आम सियासी वर्कर वज़ीर आला बन चुका है। और आगे क्या होगा इस पे जरा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आगे होगा क्या, चीजें किस तरफ जाएंगी। इमरान खान जो उम्मीद लगाए बैठे हैं सुहेल अफरीदी से, सुहेल अफरीदी वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज की इस व्लॉग का मेरा जो फोकस रहा है वो इस बात से, इमरान खान की फतह, एक आम पॉलिटिकल वर्कर का इस जगह पे पहुंचना, लेकिन उससे बढ़कर मौलाना फजल रहमान का मुकम्मल तौर पर बेनकाब होना और हमेशा के लिए बेनकाब हो जाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान अब नहीं, अब मौलाना फजल रहमान जो मर्जी बयान दें, एमल वली जैसे बयान दें, उससे सख्त बयान दें, जो मर्जी करें। भाई आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में धांधली हुई है और अवाम की वोटों से नहीं ये हुकूमत बनी, क्या आपने किसी असेंबली में, आपने किसी अदालत में इसको चैलेंज किया है? जो नाम आप वहां खड़े होकर ले रहे थे, क्या आपने किसी अदालत में नाम लिख के दिए? क्या आपने 8 फरवरी के इंतखाबात को चैलेंज किया है? आपने तो 8 फरवरी के इंतखाबात को कहीं भी चैलेंज नहीं किया हुआ, चैलेंज तो इमरान खान ने किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो पिटीशन लगी नहीं रही। फिर दूसरी बात एक और है, अगर मुझे कोई ये कहे कि ये जो जमीन है, कोई भी कि ये जमीन है, गो कि ये जमीन उस सहाफी की है जिसने अपने खून पसीने से ये जगह बनाई है, ये एसेट बनाया है, लेकिन ये हमें पसंद नहीं है, ये बंदा, ये सहाफी हमें पसंद नहीं है, तो हमने इससे जो है वो जमीन ले ली है और अब हमने 5 सहाफियों में ये जमीन बांटनी है, तो उसमें सदीक जान साहब आपका भी नाम है, एक हिस्सा उस जमीन का आपको भी देना है। मैं उन्हें कहूंगा कि यार मैं तो ये नहीं कर सकता कि मेरे सामने इस बंदे ने अपनी मेहनत से ये जमीन बनाई है, ये असासा बनाया है, मैं तो इसके खून पसीने की मेहनत से ली हुई जमीन का हिस्सा नहीं लूंगा। तो मुझे कहा जाएगा कि भाई आप नहीं लेंगे तो हम बाकी 4 में ज्यादा बांट देंगे। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि आप बांट दें, आप जिसमें मर्जी बांटें। मैं कभी ये काम नहीं कर सकता कि एक बंदा जो मेरी आंखों के सामने उसने खून पसीने से और अपनी जान हथेली पे रख के और उसने उसकी उम्र भर की कमाई है, उसने ये जमीन बनाई है, मैं कौन होता हूँ ये उसकी जमीन का हिस्सा लेने वाला? मैं तो नहीं लूंगा। आपने जिसको बांटी है बांटे, कम से कम मैं नहीं लूंगा। मौलाना फजल रहमान को इतना एहसास नहीं हुआ कि पीटीआई ने 8 फरवरी को जान हथेली पे रख के उनके कारकुनों ने जाने दी, उससे पहले भी, उस दिन भी किस तरह से पीटीआई ने 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ा, कौन सी कुर्बानी नहीं दी? उनके औरतों ने कुर्बानियां दी, बच्चों ने कुर्बानियां दी, मर्दों ने कुर्बानियां दी, बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, खानदानों ने कुर्बानियां दी। पीटीआई के लोगों ने जो कुर्बानियां दी, तारीख रकम कर दी। और आपने उनको, जो केपीके के लोगों ने मैंडेट दिया और उस मैंडेट के मुताबिक उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी थी और आपने उसमें से भी मखसूस नशिस्तें ले ली, जो कि आपका राइट नहीं बनता था। जब आपको दे रही थी अदालत, आप उसी वक्त कहते सॉरी, मेरा दीन,
मेरी शरीयत, मेरा इस्लाम मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं एक ऐसी चीज़ लूँ जो मेरा मैंडेट नहीं है। लोगों ने जो मुझे मैंडेट दिया नहीं है, मखसूस नशिस्तें मैं नहीं लूँगा। आपने उस वक़्त भी मखसूस नशिस्तें ले ली। और एक चीज़ मौलाना फजल रहमान साहब की लिलहमा फ़िक्री है, सोचने की बात है कि मौलाना साहब अल्लामा राजा नासिर अब्बास एक ही सेनेटर हैं। इमरान खान ने उनको अपोजिशन लीडर बना दिया सेनेट में। एक ही एमएनए अपनी जमात के महमूद खान चकज़ई, इमरान खान उनको कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर बना दिया है। क्यों? सुहेल अफरीदी, इमरान, ये जो दो इनको एक सीट वालों को इमरान खान पोजीशन लीडर बनाया, इसलिए बनाया है कि लोगों की नज़र में उनकी इज्जत है, लोगों की नज़र में उनका एहतराम है। उन्होंने ये इज्जत कमाई है, उन्होंने ये खरीदी नहीं है। आपके पास पैसा बहुत होगा, ये निज़ाम आपके साथ होगा, ये निज़ाम आपको पैसा दे सकता है, आपको नौकरियां दे सकता है, आपको बहुत कुछ ये निज़ाम दे सकता है, लेकिन इज्जत अपनी मेहनत, अपने किरदार से कमाई जाती है। महमूद खान चकज़ई ने भी वो इज्जत कमाई है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी वो इज्जत कमाई है। उन दोनों को अल्लाह ने इज्जतों से बख्शा है। आज वो दोनों पूरे पाकिस्तान में कहीं भी फख्र से जा सकते हैं, उनको कोई मसला नहीं है। और आपने क्या किया अपने साथ? आपने अपनी सियासत बर्बाद कर ली, आपने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। क्या पाकिस्तान के लोग छोड़े, केपीके के लोग आप पे एतमाद करेंगे? अब अच्छी बात यही है मौलाना साहब, आप बेहतर यही है कि आप अब हुकूमत में वज़ारतें लें, ताकि आपका वो जो खाता बंद हो गया था पीडीएम दौर से, वो खाता अब दोबारा चल पड़े। अब आप में और नून लीग में, आप में और नवाज शरीफ में, आप में और जरदारी में कोई फर्क नहीं है। जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान में अब एक ही फर्क है कि मौलाना साहब के चेहरे पे दाढ़ी है और उनके वो दोनों की दाढ़ी नहीं है। बाकी सियासत तो तीनों की एक है। तीनों एक ही तरह के हैं। अब इनकी सियासत में कोई फर्क नहीं है। तो लिहाजा मौलाना फजल रहमान को चाहिए कि आप अच्छे तरीके से जाके हुकूमत का हिस्सा बन जाएं, ओपनली जाएं। और वैसे भी तो मौलाना साहब की मोहसिन नकवी साहब से बहुत मुलाकातें। और मोहसिन नकवी साहब को उनकी जमात के कुछ लोग काम भी कहते रहते हैं। मोहसिन नकवी साहब वो करके फौरन ठक करके रिप्लाई भी करते हैं। तो जब आपके काम भी हो रहे हैं पस पर्दा और आप इस निज़ाम को सर्व भी कर रहे हैं, आपने 26 तरमीम समेत हर मौके पर इस निज़ाम को सर्व किया, तो फिर वजारतें भी ले लीजिए। बहरहाल जी, आज एक बड़ा दिन है, इमरान खान की बड़ी फतह। देखते हैं चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।